नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा, जहां इस समय नेता विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं। उनके साथ अब खड़े ही नहीं है। मैं केवल एक्सप्रेसवे की बातें नहीं कर रहा हूं। जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पीडब्ल्यूडी का बजट पिछली बार का, अगर मैं करेक्ट हूं तो 27,470, माननीय लालजी वर्मा जी, यही था बजट इनका पीडब्ल्यूडी का, 27,470। और खर्च हुआ कितना? 7,570 खर्च किया केवल। पीडब्ल्यू सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28%। मैं 30% मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी। और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी हैं। नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएंगे। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज नहीं। डेविड, यू आर नॉट लाउड। और केवल ये 2 सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरठ से करनाल 4 लेन सड़क समाजवादी सरकार की बनी है। मुजफ्फरनगर टू देवन टू सहारनपुर, मुरादाबाद टू संभल, अमरोहा से जो है बहुत कम बनी है। बरेली टू बदायूं, बरेली टू उत्तराखंड, जो जानती एनडी तिवारी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके नाम पे घोषणा की थी। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत का एसपी कनेक्शन सामने आया है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ उसकी एक तस्वीर सामने आई है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक एसपी की ओर से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सदाकत अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी माना जा रहा है। वहीं इस मामले में अब बिरयानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की थी, जो कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है। हालांकि नफीस ने कुछ महीने पहले ही इस कार को एक महिला को बेचा था। बिना नंबर की इस क्रेटा कार को पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया था। तो ये तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज देखिए फिर घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई और इस तरीके से कई घटना हो गई। और अभी तो बता रहे कि एक पकड़ा गया, 2 पकड़े गए, तो और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त। श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हैं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं और हम इसके लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस साजिशकर्ता से पूछना चाहता हूं जो साजिश कर रहा है कि जब इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ था, किसके कहने पर रातों रात चुनाव आयोग ने, जिसका नाम माननीय नेता सदन ले रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर पहुंचाने काम किया था। ये सवाल जनता जानना चाहती है। दूसरा ये है जो क्लिप दिखाई गई है, इनकाउंटर हुआ अगर रहा होगा हमने जानकारी नहीं है, लेकिन जो चेहरा जनता ने देखा, जो चला स्क्रीन पे चला, टीवी पे चला, वो चेहरा इनकाउंटर में दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल जनता जानना चाहती है। वहीं उदयपाल मर्डर के मामले को लेकर आरोपी सदाकत के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सदाकत की फोटो कनेक्शन पर हमलावर है। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। वहीं इस पूरे मामले में यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ
मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, एक पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है मन में हमारे नेता विरोधी दल को? चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी अब पूरी तरीके से कहें तो तैयारी में जुट गई है। जेपी नड्डा के आवास पर इस समय चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक चल रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर यहां चर्चा हो रही है और आपको बता दें कि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कमर पूरी तरीके से कस ली है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस समय एक बैठक चल रही है, जहां तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। इसी साल तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी लोगों को जोड़ने और जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया, वहीं एक जवान शहीद हो गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के अकीब मुश्ताक भट्ट के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि वह एक आतंकी था जिसने रविवार को एटीएम सुरक्षाकर्मी संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या की थी। अकीब मुश्ताक ए कैटेगरी का लिस्टेड आतंकी था। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम किया था और इन दिनों वो टीआरएफ के साथ काम कर रहा था। आपको बता दें कि आतंकियों ने पुलवामा में रविवार को एटीएम सुरक्षाकर्मी संजय शर्मा को उस समय गोली मार दी थी जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। इंदौर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध शख्स का नाम सरफराज मेनन है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को भी अलर्ट किया था, दूसरी एजेंसी को भी ईमेल किया था। 12 साल तक हांगकांग में रहा था सरफराज। फिलहाल सरफराज से पूछताछ की जा रही है। तो यह बड़ी जानकारी, एनआईए ने मुंबई पुलिस को भी पहले अलर्ट किया था, दूसरी एजेंसियों को भी ईमेल किए गए थे, दूसरी एजेंसियों को मेल के जरिए जानकारी भी दी गई थी। और आपको बता दें कि फिलहाल अब सरफराज से पूछताछ चल रही है और यह सरफराज नाम का जो शख्स है वो 12 सालों तक हांगकांग में रहा है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। सीजेआई के सामने याचिका लगाई गई है। सिसोदिया के वकील जल्द सुनवाई की मांग उन्होंने की है, जिसके बाद आज दोपहर बाद सुनवाई भी होगी। सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया को समन पूछताछ के लिए बुलाया गया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। कल मनीष सिसोदिया को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू में पेश किया गया, जहां से 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। और इस समय मनीष सिसोदिया जो हैं वो सीबीआई के रिमांड में हैं 4 मार्च तक के लिए। और इन सब के बीच आज मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट।
बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना यह साफ संकेत देता है कि वो 5 दिन सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, अगर बात की जाए तो 5 दिन की रिमांड मिली है मनीष सिसोदिया को, उसके बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना यह स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा है कि वो 5 दिन तक सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो उस जवाब से बचना चाहते हैं। और सीबीआई यही बात बोल रही थी कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब भाई सिंपल सी बात है कि आपका व्हाट्सएप चैट पा लिया गया है जिसमें आप कह रहे हैं शराब व्यापारियों को कि हम आपको ये टैरिफ दे रहे हैं और आप हमको इसमें कितना वापस कर रहे हो। तो वो आपके पास के मोबाइल से गया है, मोबाइल किसी और के नाम से खरीदा गया है, उसको यूज मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। 14 मोबाइल को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अब इससे बड़ा अपराध और कुछ होता है क्या? अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए या जहाँ भी जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कह देंगे कि इनके ऊपर जांच न हो। तो जांच तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चाहेंगे, लेकिन आप जो सवालों से डर रहे हैं यही प्रूफ मिल गया कि आप अपराधी हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है। कैमरामैन अरब के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को, उन्होंने जोरदार हमला बोला है मनीष सिसोदिया पर। आपको बता दें कि इस समय मनीष सिसोदिया जो हैं वो सीबीआई की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि फिलहाल वो 4 मार्च तक के लिए यानी 5 दिनों के लिए कल राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में उन्हें पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर भेजा गया और 5 दिनों तक सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। तो पहले देखिए, गिरफ्तारी होती है मनीष सिसोदिया की। 8 घंटे की एक लंबी पूछताछ चली और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं 26 तारीख की, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जा रहे थे उस समय की ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कल उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पहले तो डिमांड की गई थी 5 दिनों की सीबीआई की तरफ से और 5 दिनों की रिमांड जो है वो मिल गई। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर आरोप जो हैं वो दरअसल हैं क्या। बार बार सिम कार्ड बदलने और डेटा डिलीट करने का भी मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा और इसे भी एक आधार बनाया गया है गिरफ्तारी का। शराब कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। ये आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। तो देखिए, जो आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी बता रहे हैं कि आखिर कैसे सिसोदिया जो हैं वो सीबीआई के शिकंजे में फंसे हैं। तो अब देखना अहम होगा कि आज दोपहर बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, क्या सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं, इंतजार इस बात का है। दोपहर बाद 3:50 पर आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई होनी है। तो मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इस समय वो 5 दिनों की रिमांड पर भी हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 3:50 पर सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता हरीश खुराना और गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल, याद करिए 2013 के अंदर कहा करते थे
आरोप जब लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए, पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहाँ गई आपकी वो नैतिकता। हम आज मांग करते हैं नैतिकता के आधार के ऊपर आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए दोनों मंत्रियों से, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। जब गली गली में ठेके खोल रहे थे, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, जब हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ रहा था, जब मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, हर गली में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तब ये नहीं याद आई थी जब लिकर पॉलिसी को वापस लिया गया था, जब 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करी गई थी और इतने ही साफ सुथरे थे, इतनी साफ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने ही साफ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम, तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। और इसी बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अडानी को क्यों बचाया गया, सिसोदिया पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, ये संजय सिंह का कहना है। ये कायर सरकार है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सिसोदिया पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, अडानी को क्यों बचाया गया, ये कायर सरकार है, ये कहा है संजय सिंह ने। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।